प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। फैजाबाद में पुलिस ने ब्रह्मा बाबा मंदिर के पुजारी की हत्या का पर्दाफाश कर दिया। हत्या विकलांग संघ के अध्यक्ष पद पर कब्जे और अवैध संबंधों की वजह से हुई थी। मामले में मुख्य आरोपी राकेश तिवारी और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया गया है। राकेश तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। वारदात 8 और 9 अप्रैल के दरमियानी रात कैंट थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी राकेश तिवारी विकलांग संघ का सदस्य है और उसकी महिला मित्र भी विकलांग है। राकेश तिवारी लालू यादव की सभा में बम फेंकने का भी आरोप है। साल 1991 में उसने लालू की सभा में बम फेंका था। मनमीत जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। मनमीत, जिस तरीके से पर्दाफाश हो चुका है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है राकेश तिवारी की, और कौन कौन लोग थे जिन्होंने मिलकर हत्या की है राकेश तिवारी के साथ, और अब किस तरीके से आगे की कार्रवाई हो रही है? श्वेता, देखिए, ये घटना है 8/9 की रात की है। ये ब्रह्म बाबा स्थान है अयोध्या। जब रास्ते जाते हैं उसी समय थाना कैंट पड़ता है, वहां पे। जी मनमीत, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मनमीत से इस वक्त संपर्क टूट चुका है। तो बता दें, इस मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी महिला मित्र को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। और अब बात लखनऊ में लापाटीरियर स्कूल के छात्र की मौत के मामले में गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि लखनऊ के लामाटीनियर स्कूल की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से छात्र राहुल की मौत हो गई थी। स्कूल प्रशासन ने मामले को आत्महत्या बताया था, लेकिन छात्र के भाई ने आत्महत्या से इनकार किया था। राहुल के भाई रोहित ने मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लीपापोती का आरोप लगाया था और ये भी कहा था कि राहुल के शरीर पर मिली चोटें आत्महत्या से नहीं आ सकती हैं। सुसाइड नोट की राइटिंग भी राहुल की राइटिंग से नहीं मिलने की बात उसके भाई ने कही थी। तो बहरहाल इस मामले में अब केस दर्ज हो चुका है, क्योंकि कई पहलू यहां पर देखने को मिले थे। पहले तो ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये खुदकुशी है, सुसाइड नोट बकायदा मिला, लेकिन जब हैंडराइटिंग देखी गई तो राहुल का जो भाई है रोहित, वो कह रहा है कि हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है, शरीर पे चोटों के निशान है, और अगर ये सुसाइड है तो फिर कहां से शरीर पे चोटों के निशान आ सकते हैं। फिलहाल इस मामले में अब केस दर्ज किया जा चुका है। तो गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया है। तो लखनऊ के लामाटीनियर स्कूल की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से छात्र राहुल की मौत हो गई थी। अवनीश विद्यार्थी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अवनीश, ये बताइए, पहले तो इस मामले में लीपापोती होती रही, पहले से आत्महत्या का रूप दिए जाने की कोशिश होती रही, फिर जब दबाव बना तो एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको लगता है इस मामले में उस तरीके से गंभीरता के साथ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में भी इतना वक्त लग गया? ये कुछ चीजें जरूर इस मामले में रही हैं जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले गुत्थी को और उलझाती हैं, और खासतौर पर तब जब परिजनों का ये कहना हो कि इस पूरे मामले में उनको एक डाउट है कि जो उनके परिवार का बच्चा था उसने सुसाइड किया हो। जो सुसाइड नोट है उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया, एक्टिंग को लेकर सवाल उठाया है, कुछ और सगमत चांसेस रहे जिनको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में जो विद्यालय प्रशासन है उसकी ओर से किसी भी तरीके की संवेदनशीलता जो है वो नहीं दिखाई गई। न कोई विद्यालय जो प्रशासन का उनके परिवार से मिलने गया, न किसी ने सहानुभूति जताई, न किसी तरीके से इस पूरी घटना को लेकर के खेद व्यक्त किया गया। ये सारी ऐसी चीजें थी जो परिवार का शक जो है वो कहीं न कहीं बढ़ाती थी एक साजिश की ओर, और यही वजह थी कि परिजन तहरीर लेकर के थाने में पहुंचे। चूंकि हाई प्रोफाइल स्कूल का मामला था, लिहाजा पुलिस भी जो है वो सीधे तौर पर कदम नहीं उठा पा रही थी, लेकिन जब दबाव काफी पीछे बढ़ा, हमने भी जी संगम पे लगातार इस खबर को दिखाया, इन सब चीजों का कहीं न कहीं असर रहा कि जिसकी वजह से एफआईआर जो है रजिस्टर कर ली गई। कल भी जब आईजी इस पूरे मामले में ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनका कहना था कि पहले जो परिजनों ने तहरीर दी थी उसमें किसी भी तरीके की क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कही गई, इससे पहले केस रजिस्टर नहीं किया गया था। लेकिन अब जब इन्होंने कही है तो मामले का परीक्षण हम कर रहे हैं। शायद उन परीक्षणों की प्रक्रिया के बाद कुछ चीजें जो है वो पुलिस की समझ में आई होंगी, इसी के आधार पर अब ये मामला जो है वो रजिस्टर कर लिया गया है। चलिए अवनीश, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लामाटीनियर स्कूल के छात्र राहुल की मौत के मामले में भले ही एफआईआर हो गई हो, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनके घेरे में लखनऊ पुलिस और स्कूल प्रशासन है। क्या वो सवाल जो खुद राहुल के भाई रोहित ने उठाए हैं? स्कूल की छत से गिरकर मौत,
हादसा या साजिश? सवाल कई, सुराग नहीं। लखनऊ के लामा टीनियर स्कूल की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरे छात्र के मामले में उसके भाई ने आत्महत्या से इनकार किया है। अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनको लेकर भी राहुल के भाई रोहित ने कई सवाल उठाए हैं। सवाल नंबर 1, रोहित श्रीधर के मुताबिक राहुल के शरीर पर मिली चोटें आत्महत्या से नहीं आ सकती, तो फिर चोटों के ये निशान उसके शरीर पर कैसे आए? सवाल नंबर 2, मौके से मिले सुसाइड नोट की राइटिंग भी राहुल की राइटिंग से नहीं मिलती, तो फिर ये राइटिंग किसकी है? सवाल नंबर 3, क्या स्कूल के दबाव में आकर काम कर रही है पुलिस? सवाल नंबर 4, स्कूल में राहुल की पहचान के लिए आखिर 45 मिनट कैसे लग गए? ये जरूर किसी टासिल का से रिजल्ट हुआ है। नाम भी गलत लिखा हुआ है। वो हर जगह, हर पेपर पे, हर एग्जाम में, हर ऑफिशियल जगह पर एस राहुल नाम लिखता है, जबकि नोट पर मिला है उसका कुछ और ही मिला है। ये डेफिनेटली किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन या स्टूडेंट्स का काम है। तो एक दिन बाद ही आया कॉलेज से, कोयम्बटूर से, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 45 मिनट्स लगा दिए इन लोग ने एक बच्चे को पहचानने के लिए। अपने ही स्कूल का एक स्टूडेंट, आप 45 मिनट्स लगा दिए। जब बॉडी मिली, इन लोग ने क्या किया, सबको बुला के आइडेंटिफाई कराया, एक और बार अटेंडेंस ली ये देखने के लिए कि कौन मिसिंग है। जबकि आप ये 5 मिनट का भी काम नहीं होता है। एक स्टाफ मेंबर्स, सारे स्टाफ मेंबर्स को बुला के आइडेंटिफाई कर दें और तुरंत मेडिकल हेल्प दिला दी जा सकती है। राहुल के भाई जिनका ये कहना था कि इस मामले में शुरुआत से ही गड़बड़ियां की गई। सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है उनका मानना है वो मैच नहीं करती, उनके भाई की नहीं है। जो टाइमिंग है वो 1.5 साल पहले की है, यानी 1.5 साल पहले लिखी हुई किसी चिट्ठी पर आज की घटना हो जाना ये माना नहीं जा सकता। और पेरेंट्स को भी लगातार इग्नोर किया गया इस पूरे मामले में। स्कूल प्रशासन की ओर से भी अब तक कोई मिलने के लिए इनके घर तक पर नहीं पहुंचा। वो इस मामले की जांच चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जस्टिस हो और उसके लिए वो किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। जयप्रकाश, अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और चलिए अब बात करते हैं डॉक्टरों पर हो रहे हमलों पर जी संगम की मुहिम की। डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ जी संगम की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। सूबे के अलग अलग जिलों से जी संगम के जरिए डॉक्टर अपना पक्ष रख रहे हैं। हाल के दिनों में अस्पतालों में तोड़फोड़ और डॉक्टरों पर हमले बढ़े हैं। मजबूरन डॉक्टरों को हड़ताल तक करनी पड़ी। आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के 7 शहरों की तस्वीरें हैं। इलाहाबाद में 12 अप्रैल को मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों को पीटने का मामला सामने आया था। मेरठ में हॉस्पिटल के बिल को लेकर एक डॉक्टर से मारपीट की गई और आरोपी नेता एक दिन में छूट गया। तो वहीं गोरखपुर में मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत के क्लिनिक पर कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी। मुरादाबाद में भी दर्जनों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब मरीजों के परिजनों ने डॉक्टरों से मारपीट और अस्पतालों में तोड़फोड़ की। वाराणसी में पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों पर हमले की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, उससे वाराणसी के डॉक्टर खौफजदा हैं। ज्यादातर अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 30 मार्च को नोएडा में जिला अस्पताल में दबंगों ने डॉक्टर को जमकर पीट दिया। तो कानपुर के हैरिट अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर को पिछले साल मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर पीट दिया। दरअसल बुजुर्ग मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो ये वो मामले हैं जिसमें हर बार हंगामे ही होते चले गए, डॉक्टर इनसिक्योर होते गए और सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक ये मामले इसी तरीके से जारी रहेंगे और कब तक इन पर लगाम लगेगी। तो जी संगम की मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है। डॉक्टर्स पर हमलों के खिलाफ चलाई जा रही जी संगम की मुहिम के बाद
खुद प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने इलाहाबाद जाकर डॉक्टर रोहित से मुलाकात की। राज्यपाल राम नाईक ने डॉक्टर रोहित से मुलाकात करने के बाद भरोसा दिया कि वो इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और डीजीपी से भी इस मामले में दखल देने के लिए कहेंगे। राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर गहरी चिंता जताई है। आपको बता दें कि जी संगम लगातार अपनी मुहिम के जरिए डॉक्टर्स पर होने वाले हमलों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इलाहाबाद में हुई घटना के बाद से ही जी संगम ने लगातार ये खबरें दिखाई हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है। राज्यपाल के इलाहाबाद दौरे के बाद अब उम्मीद जगी है कि आगे प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में गंभीर रुख अख्तियार करेगी और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। 3 दिन के पहले यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता के अस्पताल में जिस प्रकार से उन पर हमला हुआ, जिस प्रकार से वो मामला चल रहा है, मैं यहाँ से ही डॉक्टर गुप्ता को जाकर मिलूंगा और इसलिए मैं डॉक्टर गुप्ता जी को जाकर मिलूंगा उनके ओर से भी। लेकिन मैंने जानकारी भी प्राप्त की है और मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उनको ये कहा है कि इतने गंभीर अपराध के कलम जब होते हैं तो उसमें यदि कोई कारण से बेल मिला है तो उसके बारे में हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और ऐसा करना चाहिए। ऐसा निर्देश मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दिया। उन्होंने पहले तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी, जो भी घटना हुई थी उस पर क्षोभ व्यक्त किया। उन्होंने अपना आश्वासन दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ उस पर संज्ञान लिया। स्वयं एज ए महामहिम उन्होंने संज्ञान लिया है और शासन की तरफ से भी इस बेल कैंसिलेशन के लिए उन्होंने कहा हम हाईकोर्ट में मूव करने के लिए जाएंगे और देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को, शासकीय प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया अपना अंजाम दे पाए। इसमें का मैं स्वयं पर्सनल लेवल पर संज्ञान लेते हुए इसको डॉक्टर रोहित गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब दिक्कत तो यह है कि जो हमारे लिए प्रोटेक्शन के जो लॉज बनाए गए हैं उनकी इनफैक्ट प्रोटेक्ट करने वालों को भी जानकारी नहीं है। शासन के जो लोग हैं उनको भी जानकारी नहीं है। एक तो उनको जानकारी देना जरूरी है और सबसे बड़ी बात विल पावर होनी चाहिए। अगर शासन में विल पावर है तो सब कुछ हो सकता है। शासन में विल पावर ना हो तो आप कितना भी बड़ा कानून लगा दें, कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली शासन में विल पावर होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का एक राज कायम होना चाहिए। तो हम क्या सभी लोग सुरक्षित रहेंगे? हम अपनी सुरक्षा थोड़ा ना, हमारी सुरक्षा होगी तो जनता की भी सुरक्षा होगी। हम सभी लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अब आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर रोहित गुप्ता पर हमला क्यों हुआ था। दरअसल इलाहाबाद में पेट दर्द की शिकायत के बाद एक मरीज को आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी पिछले रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और सीनियर डॉक्टर रोहित गुप्ता की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद डॉक्टर रोहित कोमा में चले गए थे। इस मामले के बाद नाराज डॉक्टरों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया था, जिसके बाद सरकारी डॉक्टरों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। काफी हंगामे के बाद मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद डॉक्टरों का आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद लगातार जी संगम इस सवाल को उठा रहा है कि आखिर इलाज करके जिंदगी देने वाले डॉक्टरों पर हमले क्यों हो रहे हैं। आखिर डॉक्टर दहशत की साए में क्यों जी रहे हैं। जी संगम पर चलाई जा रही इस मुहिम के बाद अब राज्यपाल ने खुद पहल करते हुए डॉक्टर रोहित से मुलाकात की, जिसके बाद उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल की जाएगी। तो यूपी में डॉक्टर्स पर बढ़ते हमले के मामलों के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी चिंतित है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार जैन ने यूपी सरकार से डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने अपील की है कि डॉक्टरों से हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमने अभी लखनऊ में भी प्रदर्शन चल रहा है, लखनऊ में प्रदर्शन भी करा है और अभी भी चल रहा है। और यूपी स्टेट आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को इस बात के लिए हम मनाएं और उन्हें इस बात को जताएं कि डॉक्टर बहुत डरे हुए हैं प्रदेश के अंदर, उनकी सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम करें, नहीं तो प्रदेश भर की पूरी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जाएगी। क्योंकि सरकारी अस्पताल इतने हैं नहीं जो पूरी राज्य की जनता को कैटर कर पाए। तो अगर हमारी सुरक्षा नहीं करी गई तो हम लोग नहीं कर पाएंगे काम। तो
तो ये तो हुई एक तस्वीर जो यकीनन गंभीर सवाल खड़े करती है, लेकिन अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। मामला उन्नाव से सामने आया है, जहां गैर मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम के एक झोला छाप डॉक्टर ने एक महिला का 7वें महीने में ही जबरन ऑपरेशन कर डाला। ऑपरेशन के दौरान महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद लापरवाही छिपाने के लिए नर्सिंग होम संचालक ने मृत महिला और उसके नवजात बच्चे को कानपुर रेफर कर दिया। कानपुर पहुंचने के बाद भी महिला के परिजनों की मुसीबत कम नहीं हुई। यहां सिर्फ शव देखने के लिए महिला के पति से 25,000 रुपए लिए गए। इसके बाद महिला के पति को मां और बच्चे की मौत के बारे में बताया गया। ये एक ऐसी घटना है जो डॉक्टरी पेशे को बदनाम कर रही है। कुछ लोगों के करतूतों का खामियाजा पूरे डॉक्टर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। यूपी में ऐसे कितने ही नर्सिंग होम हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जहां पर होने वाली घटनाओं का असर मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम्स की प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है। सर यूं कह रहा है कि हम जांच के इलाज कर रहे हैं। हम लोगों ने बाहर हमका नहीं हुआ का हो रहा है। जब हुआ बाद निकले 1 घंटा बाद तो कहें तुम्हारा बच्चा जो है खत्म हो चुका है। तो हम कहा साहब खत्म हुईगा तो ठीक है, जच्चा जो बचिया अगर पैदा हुईगा है वही के बाद नहीं है काला कि नहीं ऑपरेशन की नहीं। तो हम कहा बताओ बगैर पूछे ऑपरेशन कही डरी नहीं। बीवी के हल्की सी दर्द हो रही थी पेट में, तो हम सोचे कि दिखा लें इनको। तो जब हम उनको दिखाने गए तो उन्होंने देख के उन्होंने तुरंत जय हॉस्पिटल में उन्होंने बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, तुरंत उठवा दिया वहां से। न जाने इन्होंने क्या किया हमारे मरीज के साथ में। उसके ऑपरेशन करने के बाद सच्चा बच्चा दोनों तुरंत वहीं पे मृत हो गए। उसके इन्होंने 20,000 रुपए हमसे लिए और 15,000 रुपए पहले यहाँ पे लिए अपने अस्पताल में। संज्ञान में आया कि सफीपुर में एक माँ और बच्चे गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है और वह जो नर्सिंग होम जहाँ पे हुआ वो रजिस्टर्ड नहीं है और हम उसको सीज करा, पहले ही सीज हो गया, FIR हो गई है, सीज करवा देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिस क्षेत्र की वो महिला है वहाँ की आशा संगिनी और ANM के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बिजली की किल्लत से जूझ रहे यूपी PCL को 100 करोड़ का चूना लगा है। घोटाले के इस खेल को 3 सालों से अंजाम दिया जा रहा था। आरोपों के घेरे में HCL के कुछ कर्मचारियों के साथ पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी हैं। यह पावर कॉर्पोरेशन के अधिशासी अभियंता की मिलीभगत से बिलिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े इंजीनियर इस घोटाले को अंजाम देते रहे, जो अब STF की गिरफ्त में है। STF ने इस स्कैम की जांच के लिए कई टीमें बनाई हैं, जो गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ और वाराणसी में घोटाले से जुड़े तारों की जांच कर रही है। STF की गिरफ्त में खड़े ये वो 3 साइबर अपराधी हैं जिन्होंने यूपी के बिजली विभाग को 100 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। नाम परवेज अहमद, पेशा इंजीनियर HCL। नाम अमित चंदन, पेशा इंजीनियर HCL। नाम पंकज सिंह, पेशा कर्मचारी HCL। यही वो 3 शख्स हैं जिन्होंने बिजली बिल बनाने का नेटवर्क हैक कर 3 सालों में सरकार को 100 करोड़ की चपत लगाई है। आपको बता दें कि पावर कॉर्पोरेशन का बिजली बिल का काम करने वाली HCL कंपनी के हवाले हैं। STF के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि इस घोटाले में 10 SDO की मिली भगत है। पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर अपनी गोपनीय ID को 50,000 रुपए प्रति घंटे पर किराए पर देकर लाखों की कमाई कर रहे थे। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह एक केस है जिसमें पावर कॉर्पोरेशन और यूपी STF की ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। जो बिजली के बिल्स होते हैं उनको सिस्टम के अंदर घुसकर और इसकी चोरी करने का यह गैंग है। इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो पकड़े गए हैं वो कर रहे थे। पावर कॉर्पोरेशन ने STF से शिकायत की थी कि कुछ लोग उसके ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम में सेंध लगाकर करोड़ों का घपला कर रहे हैं। शुरुआती छानबीन के बाद 6 जिलों गाजियाबाद, बुलंदशहर, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी में FIR दर्ज कराई गई थी। STF ने जांच शुरू की तो पहले 2 ईमेल ID और 3 यूजर ID के तकनीकी परीक्षण में इस घोटाले का पर्दाफाश होता चला गया।